एंड बाद में जो पता चला, दिख तो बहुत नॉर्मल चीज़ें रही थी, एंड में जाके पता चला इट वाज ब्रूटल, इनसेन, वियर्ड। एक्चुअली क्या था कि एक केस है, मुझे याद आता है, राइट। उस केस के अंदर पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, मतलब कि फादर आता है, साथ में अपने बेटे को लेकर आता है। फादर आया, साथ में बेटे को लेकर आया और मुझे कहता है कि हमें जो है अपने छोटे बेटे की इन्वेस्टिगेशन करानी है। मैं कि छोटे बेटे की इन्वेस्टिगेशन, ये क्या होता है? मैं समझा नहीं, किस लिए करानी है? कहता वो शादी नहीं कर रहा, तो आप उसकी काउंसलिंग कर दो पूरी साहब, राइट। आप उससे ज़रा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे लगाओ। बहुत पैसे वाली पार्टी, कोई ऐसा नहीं, बहुत पैसे वाली पार्टी, राइट। कहता है आप उसके साथ बैठो, आप उसके साथ डिस्कस करो, आप समझो कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। बढ़िया से बढ़िया लड़की दिखा दी, उसको मना कर देता है। इसका इंटरेस्ट लड़कियों की तरफ है नहीं है, क्या कारण है, क्या चीज़ है, प्रॉब्लम कहाँ पर हुई हमारे साथ जो इसने ऐसा ये कर रहा है, शादी करना नहीं चाहता। कोई नहीं, अब हमने उससे जगह तय कर ली और उसको बुला लिया अपने पास। नाउ जब उस जगह पर हम बैठे हैं, हम कॉफ़ी पी रहे हैं, तो वो बंदा अपना कोई भी खूबसूरत लड़की जाती है तो स्कैनिंग करता है, राइट। आई थिंक दिस इज वियर्ड। ऐसा यार, ये लड़का शादी तो कर नहीं रहा, बट लड़कियों में इंटरेस्टेड भी है, लड़कियों में इंटरेस्टेड भी है, और फैमिली कह रही है लड़कियों को रिजेक्ट कर रहा है। कहानी कहाँ पर है? कोई नहीं, उसके साथ उसकी डिस्कशंस खत्म हुई, सब कुछ खत्म हुआ, भाई किया। फादर से बात हुई मैंने कहा सर आप ऑफिस आ जाओ। कहता है आप बता दीजिए कोई खास है तो। क्या हुआ? मैंने कहा आप ऑफिस आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। ऑफिस में आ गया, मैंने बोला, अब अकेला आया, पहले अपने बड़े बेटे के साथ आया था, अब अकेला आया। मैंने उसे बोला, मैंने कहा सर इसकी ना मुझे सर्विलेंस चाहिए, मैं कोई प्रीवियसली इन्वेड नहीं कर रहा, मैं कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा, अब मुझे एक लेटर ऑफ अथॉरिटी दे दो, मैं इसकी सर्विलेंस कर लूँ, मुझे ये पता हो कि ये बंदा करता क्या है, जाता क्या है, कहाँ जाता है। कहता है ऐसे आप क्यों कह रहे हैं? मुझे उसने स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा कि ऐसे आप क्यों कह रहे हैं मिस्टर पुरी, आपको किस लिए सर्विलेंस चाहिए? मैंने कहा कुछ नहीं, जो मैंने मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जो मुझे लगता है कि मुझे सर्विलेंस करनी चाहिए। कहता है अच्छा। कहता है चलो कितने दिन की सर्विलेंस करोगे? मैं क्या 1 हफ्ते की करेंगे सिर्फ। कहते ठीक है कर लो। अब 1 हफ्ते की सर्विलेंस करते हैं, एक लड़की उससे रोज़ मिलने आती है, होटल में लेके जाता है लड़की को, होटल में 2-3 घंटे इकट्ठे रहते हैं, अल्टरनेटिव डेज, रोज नहीं, अल्टरनेटिव डेज हो गया, 3-4 3-4 दफ़ा वो मुलाकात कर लेते हैं। अब हमारे इन्वेस्टिगेटर उनकी फ़ोटो भी ले चुके होते हैं, उस लड़की भी फ़ोटो ले सकते हो, उसके साथ सब कुछ ले लिया होता है। आ जाओ जी, आपके केस के बारे में डिस्कस करना है, राइट। ये काउंसलिंग से केस स्टार्ट हुआ, लड़का शादी नहीं कर रहा। उसके बाद हमने सर्विलेंस मांगी उसकी, उसमें हमें प्रूफ मिल गया कि ये लड़की के साथ इन्वॉल्व है और एक ही लड़की के साथ इन्वॉल्व है, ब्यूटीफुल फीमेल। इट इज़ नॉट दैट कि आप बोलो कि वो फीमेल सुंदर नहीं थी, ब्यूटीफुल। अब हम उससे फोटो दिखाते हैं, दोनों चुप, दोनों चुप, पापा और बेटा, बड़ा बेटा चुप। मैं कहा सर क्या हुआ, आप इस लड़की को जानते हो? यस पुरी साहब। मैं कहा हूँ शी? कहता है ये मेरी, इसकी बीवी है, मेरी डॉटर इन लॉ बड़ी, उसकी भाभी, मेरे ऑफिस में बैठे हैं, ये डिस्कशन चल रही है हमारी। अब बॉस, मैंने कहा ये क्या केस था, ये क्या केस निकल आया, राइट। मैंने इमीडिएटली मैंने कहा सर इफ यू एक्सक्यूज मी, मैं आपके बेटे से बात कर सकता हूँ 2 मिनट? कहता प्लीज़ आप करिए। मैंने कहा आपकी इजाज़त है? हाँ जी इजाज़त है। मैंने कहा आपका हिडन एजेंडा क्या है? किसको बोला? बेटे को। आपका हिडन एजेंडा क्या है? क्यों पूछा उसने? मैंने पूछा। आपने क्यों पूछा? अब मैं बता रहा हूँ ना,
मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने क्यों पूछा। मैंने कहा आप कह रहे, कहता क्या एजेंडा, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं क्या, आप अपनी वाइफ के साथ इन्वॉल्व हैं, आपने अपनी वाइफ अपने भाई के साथ इन्वॉल्व कर रखी है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपकी वाइफ को जब हमने फॉलो किया तो वो आपके घर नहीं आई, उसका ये एड्रेस है। मैं क्या ये आपके ससुराल का एड्रेस है? कहता हाँ जी। तो मैं क्या, वो अपने ससुराल से इससे मिलती है और ये अपने घर से निकलता है। तो मैं क्या भाई साहब आपको तो पता है सारी चीज़ों के बारे में। मैं क्या आपके बच्चे कितने हैं? कहता 2 बच्चे। मैं क्या दोनों आपके हैं? ये बड़ा एक वियर्ड सा आंसर होता है, वियर्ड सा क्वेश्चन होता है, जो हर आदमी सोचेगा यार ये क्या चीज़ है, क्या पूछ रहा है। हमें कई चीज़ें दिमाग में ऐसी आती है। मैं क्या सर या तो ये बच्चे इसके, आप इम्पोर्टेंट हो, सिंपल सी बात है। मैं क्या सर मेडिकल, कहता नहीं मेरे बच्चे। मैं क्या आर यू श्योर? मैं क्या एक बच्चा, दोनों बच्चे? आंसर नहीं दे पाता, आंसर नहीं दे पाता मेरे इस क्वेश्चन का कि आपका, पहले आंसर दिया कहता बच्चे मेरे हैं। मैंने कहा एक बच्चा, 2 बच्चे, चुप। नाउ द थिंग इज दिस, इसका मतलब एक भाई का लड़का है, एक इसका लड़का है। फाइनेंशियली सारी फैमिली की वर्थ, जितना एसेट्स हैं, सब कुछ है, पैसा, वो अपने पास चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं भाई की शादी हो और भाई के कोई दूसरी लड़की आए और अपने बच्चे पैदा करे। दिस इज वेरी डर्टी, आई टेल यू ऑनेस्टली। इट लुक्स वेरी डर्टी, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। राजी हम क्या, यस। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग in my office, and the father said, I was knowing about it, Mr. Puri, but I thought somebody should investigate and validate it. कहता है I am so thankful to you कि you have investigated and validated कि बॉस ये इसका बहू, अब मेरी बहू के साथ ही चक्कर है। You see, this is all dirty things which happens in the industry. क्या कर सकते हैं आप? एक चीज को समझो, पैसा इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि तुम और तुम्हारी वाइफ ये प्लानिंग करती है कि तू बच्चा भी पैदा कर तो उसके साथ कर ले, प्रॉपर्टी सारी हमारी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी बाप की, इतना पैसा है बाप के पास। अगर कोई दूसरी लड़की आ गई तो हमें आधा बांटना पड़ेगा, बच्चे आ गए उनको देना पड़ेगा, उनकी परमिशन, ये तो तेरे साथ ही है, इसको इसके साथ रह, इसके साथ एंजॉय कर, राइट। और इसके बच्चों को भी बड़ा करते हैं हम, ये भी करेगा, इसे भी पता है मेरा बच्चा है ये। नाउ दिस इज व्हाट, ये स्टार्ट काउंसलिंग, फिर उसके बाद सर्विलेंस, उसके बाद एंड जो निकला वो बिल्कुल ही अजीब। अब इससे खतरनाक केस क्या होगा आप सोचो, आप दिमाग में थोड़ा सा एक आइडिया दो कि क्या हो सकता है यार। ये किस तरह के लोग हैं, इनका जमीर अलाउ नहीं करता इनको कि यार ये क्या कर रहे हैं। लेकिन और पैसे वाली पार्टी, कोई छोटे लोग नहीं, फाइनेंशियल उनको नहीं देना किसी को भी, किसी दूसरे बंदे को उसके साथ इन्वॉल्व नहीं करने देना। तभी वो दूसरी लड़कियां देख रहा था वो स्कैनिंग इसीलिए कर रहा था। And क्या हुआ फिर उसके बाद इसका? That is all. They have seen, they admitted and everything been over there. Now God bless them. What has happened? Investigation role is finished. उसके बाद जो घर पे जाके करें वो जो मर्जी करे। अब तो ओपन हो गया ना, अब तो बाप को भी पता चल गया कि यार ये 2 बच्चे हैं, इसमें से एक बच्चा इसका है, एक बच्चा इसका है। ये तो सारी कहानी मेरे घर में ही चल रही है, इसलिए शादी नहीं हो रही थी उसकी। क्या शादी के बाद की इन्वेस्टिगेशन, मतलब वो समझ गया मैं। अब क्या शादी के बाद इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं लोग, किस किस चीज़ों पे करते हैं? कौन ज़्यादा करवाता है, लड़के, लड़की, फैमिली वाले, इन लॉज वाले? नेचुरली लड़के वाले कराते हैं लड़की की शादी के बाद। शादी के बाद उनको लगता है कि इसके पास राइट ज़्यादा है, फीमेल के पास राइट ज़्यादा है, सारा कोर्ट इसके साथ है, पुलिस इसके साथ है, सब कुछ इसके साथ है, राइट। अब ये अपना हुक्म चला रही है तो वो तो बर्दाश्त ही नहीं है ना। तो वो चीज़ें माइंड के अंदर अगर इंडिविजुअल लेके चलता है तो यहाँ पर तो गड़बड़ है। ये चीज़ तो किसी तरह से होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी से डिस्कस करते हैं पोस्ट मैट्रिमोनियल की, हम 1 से 1.5 घंटा उससे डिस्कस करते हैं कि भाई तुम्हारा एम क्या है, तुम क्यों पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हो? तो शादी कर ली, अब क्या? नहीं सुनिए ना, उसमें क्या है कि हम क्यों करना चाहते हो, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या तुम्हें कोई रिवेंज लेना है, क्या तुम्हें कोर्ट में जाके कोई बेनिफिट लेना है, तुम्हें लगता है तुम्हारी वाइफ की इन्वॉल्वमेंट है,
राइट? तो तुम्हें उसके फोटोग्राफ्स चाहिए, तुम्हें क्या चीज़ चाहिए, या तुम अपनी एक सेटिस्फेक्शन करना चाहते हो कि यार मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ इन्वॉल्व भी है कि नहीं है। और वाइफ का भी ऐसे हस्बैंड के साथ भी हो सकता है, वाइस वर्सा, राइट? तो ये चीज़ें एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम डिस्कशंस करते हैं तो डिस्कशंस में बहुत सारी चीज़ें सामने आती है, क्लैरिटी आती है। लेट्स ब्रेक डाउन आपकी जितनी, मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप की सर्विसेज और चीज़ें जो आप करते हो, राइट? सो लेट्स ब्रेक डाउन वन बाय वन, केसेस, एग्जांपल्स, क्वेश्चंस मैं उनके ऊपर पूछता हूँ। आप पूछो। जैसे आपने फर्स्ट बताया प्री मैट्रिमोनी, शादी से पहले लोग प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करते हैं सामने वाले पे पूरी उसके बैकग्राउंड निकालने के लिए, खबर निकालने की, राइट? बैकग्राउंड है, एजुकेशन है, जनरल फाइनेंस है, सब कुछ है। हाँ, तो क्या शादी से पहले सबसे बड़ा झूठ क्या बोलते हैं लोग जिसको चेक करवाने के लिए इन्वेस्टिगेटर लगता है? जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है कि लोगों को ये डाउट होता है, देखो इन्वेस्टिगेशन में जब प्री मैरिटल की कोई भी इन्वेस्टिगेशन आती है तो मैं लोगों को ये समझाता हूँ, इट्स वेरी इजी। आप 60-65% काम तो खुद भी कर सकते हो। कैसे? आपको इन्वेस्टिगेटर्स की जरूरत ही नहीं है। एक आदमी अगर विदेश जाना चाहता है और वहाँ कंट्री में वीज़ा लगता है, उसने जाना 10 दिन है, सिर्फ 10 दिन के लिए जाना है। अब एम्बेसी में गया, उन्होंने बोला कि भाई मुझे ये चीज़ें सबमिट कर, फाइनेंशियल अपने सबमिट कर। अब फाइनेंशियल सबमिट करता है बंदा, करेंसी लेके जाता है, वहाँ पर खर्च करता है, फिर इंडिया में आ जाता है। अब फाइनेंशियल में क्या है, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है, 3 साल की ITR है, कुछ प्रॉपर्टी उसके नाम है, कैसे कमा रहा है, क्या चीज़ है, वो सब एनालाइज करते हैं और उसको दे देते हैं। इंडिविजुअल क्यों नहीं फाइनेंशियल मांगता, खुद मांगे, अपने फाइनेंशियल्स उनको दे, उनके फाइनेंशियल्स खुद मांगे। आधे से ज़्यादा काम तो सॉल्व हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, फाइनेंस को लेकर। बाकी काम तो हम करेंगे ही भाई, बाकी काम के लिए तो हम बैठे ही हैं, राइट? अब नेक्स्ट मेडिकल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई इन्वेस्टिगेटर इस तरह से नहीं निकाल सकता। हम उनको समझाते हैं, आप बोलिए कि हम अपने मेडिकल टेस्ट कराते हैं, आप भी अपना मेडिकल टेस्ट हमारे साथ कराएं, देखते हैं हमारे मेडिकल टेस्ट कैसे आते हैं। अब रह गया सेकंड चेक। 4 फेसेस होते हैं इन्वेस्टिगेशन में प्री मैरिटल के अंदर। फर्स्ट फेज इज बेसिक इंक्वायरी, सेकेंड फेज होता है उसकी एक्टिविटी वॉच करना। 15 दिन एक्टिविटी वॉच कराओ, हफ्ता एक्टिविटी वॉच कराओ, 1 वीकेंड एक्टिविटी वॉच कराओ, 2 वीकेंड एक्टिविटी वॉच कराओ। उससे एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि ये लड़का या ये लड़की किसके साथ घूमती फिरती है, क्या खाती पीती है, क्या खाता पीता है। बट क्या 10 दिन में क्या पता चलेगा? कुछ भी नहीं। बहुत कुछ, बहुत कुछ भाई। जिसको रोटी खानी है वो 10 दिन तक थोड़ी भूखा रहेगा भाई उसका तो पेशा है, उसने तो करना है सिस्टम। उसको तो शादी भी करनी है, शादी तो वो प्रेशर से कर रहा है। एक तो उसकी उम्र हो रही है, दूसरा उसकी फैमिली प्रेशराइज कर रही है, उसे शादी करनी है, उसका तो सिस्टम दूसरों के साथ भी चल रहा है। तो ये सेकंड पार्ट है फेस का। थर्ड पार्ट फाइनेंशियल होता है, जो हम कहते हैं आप लोग। तो यूजुअली लोग झूठ बोलते हैं फाइनेंशियल लोग, पता है, अब बताओ आपके कितने घर हैं, कहाँ पर है, क्या एड्रेस है, ठीक है, कौन कौन से बैंक है, अच्छा कितनी सैलरी आती है। नहीं पूरी साहब ये पूछेंगे तो फिर रिश्ता कैसे करेंगे, ये तो आप निकालो। मैं क्या भाई हम निकालेंगे तो बड़ा खर्चा होगा और ये जेन्युइन भी नहीं है। आप डरोगे किसी चीज को पूछने के लिए तो आप सक्सेस नहीं ले सकते। आपको डरना नहीं है, आप किसी की इंसल्ट नहीं कर रहे। आप यूजुअली लोग फाइनेंसेस ज्यादा बताते हैं, कम बताते हैं? हमेशा बताते ही नहीं है। बताते ही नहीं है मतलब कुछ तो एक लेवल होता है ना। लोग यूजुअली फाइनेंसेस वेरी प्री मैट्रिमोनियल के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं प्री मैट्रिमोनियल के अंदर जो फाइनेंसेस बताते हैं वो हाई बताते हैं। या फार्म हाउस मेरा है, इतनी मेरी सैलरी है, इतनी मेरी इनकम है। कहाँ से लड़के सब झूठ बोलते हैं। झूठ है ना, वो लड़की है वो लड़के कुछ भी हो यार। और मैक्सिमम लोग कितने % लोग झूठ बोलते होंगे फाइनेंसेस के बारे में? 100 में से 33% से 33 से 35%। 30-35 लोग झूठी बोलते हैं। झूठी बोलेंगे। जब ये मैट्रिमोनियल सेगमेंट स्टार्ट हुआ तो उस समय जो है फीमेल्स, राइट, हमारे से मेल्स की इन्वेस्टिगेशन कराती थी प्री मैट्रिमोनियल, राइट। उनको लगता था कि मेल के बारे में हमें सब पता होना चाहिए, शराब कितनी पी रहा है, फैमिली को कितना कर रहा है, घर लड़कियां कितनी घुमा रहा है, क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके आने जाने का रूटीन क्या है, सारी चीज़ें। आज की डेट में
100 में से 15-20 लड़कियां भी नहीं है जो प्री मैरिटल चेक कराती है, सब लड़के करा रहे। ये उल्टा हो गया गेम। पहले अगर 70% था तो अब 70% स्विंग उधर चला गया, 80% था तो 80% स्विंग उधर चला गया। आप बोल रहे हो 80-85% लड़के चेक कराते हैं लड़कियों पे, लड़कियां चेक नहीं कराती। अब नहीं कराती ना, उनको मालूम है हमारे पास पावर्स हैं, इसलिए तो बिजनेसमैन छुपाता है, उनको मालूम है सिस्टम हमारे साथ है। तो लड़के क्या चेक कराते हैं? आप बोल रहे हो कि 85% लड़के इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। लड़की का क्या सिस्टम है, किसके साथ उठती बैठती है, क्या कमाती है, क्या कर रही है, इसका टेम्परामेंट कैसा है, राइट, इसकी कंप्लेंट्स हैं कि नहीं है लड़की की, राइट, कितनी कंप्लेंट्स हो चुकी हैं इसकी, इसका जहाँ काम कर रही है ये कितनी काम पे टिकती है, लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं, इसकी फैमिली के बारे में क्या बोलते हैं, इसकी किसके साथ बैठती है, इसके माँ बाप के साथ इसकी कितनी है, इसकी दोस्तों यारों के साथ इसकी कितनी है, इसका घर में उठना बैठना कितना है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, इसका टेम्परामेंट क्या है। एंड ये पेरेंट्स चेक कराते हैं कि इंडिविजुअल? पेरेंट्स भी कराते हैं, इंडिविजुअल, जनरली इंडिविजुअल कराते हैं। पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते कि उनको अरेंज मैरिज? अगर आप लव मैरिज करते हो तो पेरेंट्स का सिर्फ इतना होता है कि फैमिली कैसी है, बस ये चेक कर दो। भाई मेरी लड़की तो मेरे लड़के को, इस लड़के को जानती है अच्छी तरह से, पूरी सब मैंने सर चेक करा क्या करना है। मेरा लड़का भी कनाडा बैठा हुआ है, ये लड़की भी कनाडा बैठी हुई है, राइट, मुझे तो फैमिली चेक करा दो, फैमिली इनकी कैसी है, लड़का कितनी सपोर्ट कर रहा है इससे फैमिली को, और ये फैमिली कितनी उसके ऊपर डिपेंड करती है, बैंक कितनी करती है। ज्यादा चेक्स कौन कराते हैं, अरेंज मैरिज वाले, लव मैरिज वाले? ज़्यादा चेक कौन कराते हैं, अरेंज मैरिज वाले या लव मैरिज वाले? मेरे हिसाब से ये अगर फैमिली चेक कराएंगे, ठीक है कि नहीं, तो लव मैरिज वाले आ जाएंगे, और अगर दूसरा चेक होगा तो अरेंज मैरिज ज़्यादा होती है। मतलब इंडिविजुअल अगर चेक कराते हैं, नहीं मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा केसेस में आपके पास कहाँ आती है? प्री मैरिटल, अरेंज मैरिज केसेस में लोग ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन मांगते हैं कि लव मैरिज? अरेंज मैरिज में। अरेंज मैरिज में। मुझे प्री मैरिटल कुछ स्टैट्स बताओ कि ज़्यादातर प्री मैरिटल जब इन्वेस्टिगेशंस करते हो तो लोग ज़्यादा झूठ कौन बोलते हैं? एनआरआईज बोलते हैं, सरकारी नौकरी वाले बोलते हैं, बिजनेस? एनआरआई झूठ बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? बहुत झूठ बोलते हैं। वो कोई कहता है मेरा पेट्रोल पंप है, कोई कहता है मेरा ये है, कोई कहता है मेरा वो है, कुछ भी नहीं कर रहे होते। जो पंजाब के लोग जो चेक कराते हैं ये बिल्कुल वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। क्या कर रहे होते हैं वहाँ पे? कौन? कुछ है ही नहीं सिस्टम, उनका सिस्टम ही नहीं है, बहुत कम। अगर आप 10 केसेस करते हो तो आपको 3 केसेस करेक्ट मिलते हैं, 7 केसेस नेगेटिव आते हैं, आपका फ्रॉड आते हैं एनआरआई के अंदर। फ्रॉड मतलब क्या कि उधर कुछ भी नहीं, नौकरी कर रहे होते हैं? नौकरी कर रहे होते हैं, कोई कहाँ कर रहा होता है, कोई कुछ कमा रहा होता है, कोई ट्रक चला रहा होता है, राइट, और वो कहते हैं जी हमारा तो ट्रांसपोर्ट का काम है, बिजनेस है हमारा। मैं प्रोसेस बताओ ना। पोस्ट मैरिटल कोई आया आपके पास कि सर अब शादी हो गई है हमारे बच्चों की या हमारी, अब हम चाहते हैं कि हम सामने वाले पे, हमारे पार्टनर पे इन्वेस्टिगेशन करें, तो क्या प्रोसेस होती है? हाउ डू यू, व्हाट डू यू फॉलो, कैसे स्टार्ट करते हो? सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि उसकी डिस्कशंस होती हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इस चीज़ को पाने का है कि उसका एम क्या है। एम में ऑब्जेक्टिव ही आ जाता है, उसके अंदर उस शादी को तोड़ना है, उस शादी को बचाना है, या उसे कोई रिवेंज लेना है। ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कई लोग रिवेंज लेते हैं, कई लोग उसमें कोर्ट केस के थ्रू जाते हैं, और कोई लोग जो है मैरिजेस को बचाते हैं। तो ये सबसे पहले होता है। हम लोगों को हमेशा बोलते हैं कि बॉस जिस शादी में ट्रस्ट नहीं है, राइट, जिस शादी में आप किसी के ऊपर एतबार, ट्रस्ट हो जाता है, रिलेशनशिप को कैसे बरकरार करते हो, कम्युनिकेशन। अब जैसे क्या होता है कि मैरिटल कपल्स होते हैं, ये टाइम ही नहीं देते एक दूसरे को, वो भी बिजी है, वो भी बिजी है, संडे सैटरडे मिल लिए, कुछ कर लिया, कहीं चले गए, कुछ खा पी लिया, इट्स ऑल ओके। ये कोई मैरिज लाइफ है? आपको एटलीस्ट अपने बीवी को अपने 24 घंटे में से 1 से 2 घंटे तो एवरेज देना चाहिए। वर्किंग डेज में 1 घंटा तो कम से कम दो। यू सी, यू हैव टू गिव एन इम्पॉर्टेंस टू यूर स्पाउस, इफ इट इज अ मेल और फीमेल, जो मर्जी है। सिस्टम क्या है बेसिकली, कहाँ आपका सिस्टम नहीं चलता, आप डिस्कस ही नहीं करते, आप कम्युनिकेट ही नहीं करते, आपके दिमाग में अपनी सारी चीज़ें चलती रहती है। 60 to 65% मैं बोलूँगा केसेस जो होते हैं, जो किए जाते हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं होता, सब बेकार होते हैं। उन्हें पैसे खर्च करने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। क्यों?
चेक कराना है कि क्यों नहीं मुझे इंपॉर्टेंस मिल रही, क्यों नहीं मेरा ध्यान रख रहा, कहीं और चेक कर रहा है। अच्छा ये जिम बहुत जा रहा है, क्यों जिम जा रहा है, पहले तो नहीं जाता था। अब ये अच्छे कपड़े क्यों पहन रहा है, पहले तो नहीं पहनता था, पहले तो ये कैजुअल था बहुत ज़्यादा, अब ये बहुत ज़्यादा सूटेड बूटेड बन गया है। ऐसा क्यों हो गया? अरे मेरी वाइफ जो है पहले तो इतने बाल थे, अब इतने बाल करा लिए, अब इसने स्लीवलेस पहनना स्टार्ट कर दिया, अब इसने साड़ी कॉटन्स की पहननी स्टार्ट कर दी है। अरे भाई यार तुम इस चीज़ से ऊपर उठ जाओ। तो 55 to 60%, 60 to 65% भी हो सकता है। इन्हीं रीजंस की वजह से इन्वेस्टिगेट कराते मैं कह रहा हूँ लोग खाम खा के इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जिसकी कोई तुक नहीं है, फालतू शक। अगर आप एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हो, मेल एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता है, फीमेल भी एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं घर के अंदर, मार पिटाई हो रही है, आप डिवोर्स चाहते हो, आई कैन अंडरस्टैंड। वो एक स्ट्रॉन्ग रीजन बनता है डिवोर्स का, राइट। लेकिन उसके लिए आपने कितनी कंप्लेंट्स की है? अगर आपने 100 नंबर पे कॉल भी नहीं किया और आपने मार खाई या आपने मारा, राइट, जो मर्जी हुआ, आपने 100 नंबर पे कॉल नहीं पार्टी ने किया, तो उस 100 नंबर की कॉल को कहां देखा जाएगा, उस चीज को कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? आज के बाद कोई लड़ाई हो, आप इमीडिएटली पुलिस को फोन करो कि 100 नंबर पे कॉल कर दो जी, ऐसे ऐसे मेरे प्लीज मेरा एक्सरे करा लो, मेरा जो एमआरआई करा लो, जो मर्जी करा लो, मेरी चेकिंग करा लो, दिस पर्सन हैज अब्यूज मी, इसने मुझे मारा पीटा है, इसने मुझे ये किया। मेरे पास एक केस आता है, आपसे मिलना है, मैं कहा आ जाओ, तो मारने के लिए मुझे जो बोलता है, राइट। आपको मालूम है मेरा वो केस या नहीं? बंदा मेरे पास आता है, मेरे से अपॉइंटमेंट फिक्स करता है, मेरे से मिलने के लिए बात करता है, मैं कहता तू आ जाओ मेरे पास। मैं सोचता हूँ मेरा क्लाइंट है, क्लाइंट मेरे से मिलने की फीस देगा, मेरे से मिलेगा, मेरे से डिस्कस करेगा, मैं समझा दूंगा उसे, एक्स्ट्रा मैरिटल चेक कराना है, आ जा भाई, ठीक है। वो बंदा मैं जूं ही देखता हूँ, मैं जूं ही उस बंदे को देखता हूँ, जब वो मेरे ऑफिस में आता है, मेरा एंटीना खड़ा हो जाता है। मैं कहता है यार ये क्या है, ये तो सब्जेक्ट है, इसकी तो वाइफ ने केस कराया था। अभी भी मुझे समझ में नहीं आता उसका मकसद क्या है, अभी भी मुझे समझ में नहीं आता उसका मकसद क्या है। बैठता है, मैंने कहा एक्स्ट्रा मैरिटल केस है, अच्छा वाइफ की इन्वेस्टिगेशन करानी है, एक्स्ट्रा मैरिटल, कहता है नहीं, रिवॉल्वर निकालता है, कहता आपको खत्म करना है, आपको मार देना है। अब अंदर से मेरा दिल भी 2 मिनट के लिए घबरा जाता है, मैं भी 2 मिनट के लिए कहता हूं यार ये क्या कर रहा है। ऊपर से कोई बात नहीं, मारना चाहते हो बैठो 2 मिनट, क्यों मारना चाहते हो मुझे, क्या रीज़न है, क्या कारण है? कहते हैं ऐसे ऐसे वाइफ ने इन्वेस्टिगेशन कराई थी आपसे, आपने उसे ये प्रूफ दिए थे, राइट, आज मुझे वाइफ ने बता दिया तो अब मैं आपको मारूंगा। ओ, मैंने कहा ओके, बैठ गया, रिवॉल्वर इसने टेबल पर रख दी, कोई बात नहीं। अब मैंने कहा बलदेवपुरी तेरे को थोड़ा सा टैक्टफुली से हैंडल करना पड़ेगा। मैंने उसको बोला मारना चाहते हो, हाँ, औकात है तो मुझे मार के दिखाओ, तुम्हारी अगर औकात है तो मुझे मार के दिखाओ। बंदा कंफ्यूज हो जाता है, वो 2 मिनट हिलता है, जो ही वो ब्लिंक करता है उसकी आइस 2 मिनट हिलती है, मैं कहता हूँ यार कुछ स्कोप बन गया, अब बात हो सकती है इससे। मैंने कहा लेकिन तुम यहाँ से बच के जा नहीं पाओगे, ये तो गारंटी है, तुम एक डिटेक्टिव के ऑफिस में बैठे हो, तुम्हें कोई कैमरा नजर नहीं आ रहा और तुम्हारी कहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ये तो गारंटी है, तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन तुम मुझे क्यों मार रहे हो, किसने तुम्हें बताया था? कहते मेरी वाइफ ने बताया था। मैंने कहा पहले वाइफ का मर्डर किया तुमने? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम वाइफ का मर्डर करके आए हो? क्योंकि देखो एक कन्वर्सेशन के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए होता है, मैं कोई ये नहीं चाहता कि उसकी वाइफ का मर्डर हो। मैंने कहा वाइफ का मर्डर करके आ रहे हो मेरे पास? कहता नहीं।
मैंने कहा तुम उससे अब प्यार करते हो, तुम्हारे जो प्रूफ दिए थे तुम उससे सुधर गए, तुम्हारी वाइफ ने तुमसे डिस्कस किया, तुम मुझे मारना चाहते हो। मैं कहा ये स्टोरी समझ में नहीं आ रही भाई साहब, सॉरी। मैं कहा ये स्टोरी समझ में नहीं आ रही, राइट। कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, डिस्कशन स्टार्ट होती है। जब तुम किसी से कोई चीज डिस्कस करते हो तभी किसी नतीजे पे पहुंच सकते हो ना। न्यूट्रलाइज होता है, न्यूट्रलाइज तभी होगा ना। तो मैं हमेशा पोस्ट मैरिटल के लिए बोलता हूं, जो मेरे पास आते हैं, कम्युनिकेट करो, ट्रस्ट रखो, स्पेस दो अपने पार्टनर को। आपके तो आते ही भी होंगे जिनको आपस में ट्रस्ट नहीं होता हो। ट्रस्ट नहीं होता, आते हैं, मैं उन्हें वही तो समझाता हूँ कि भैया तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल कितनी स्ट्रांग है, तुम पर्सनल स्पेस कितनी देते हो एक दूसरे के ऊपर, तुम्हारे रिलेशनशिप किस लेवल तक जा चुके हैं, तुम्हें कहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं, कहाँ पर हमारी हेल्प चाहिए। ऐसे ही मत तो 65 से 70% पोस्ट मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर जो चीटिंग के हमारे पास केसेस आ जाते हैं, ठीक है कि नहीं, वो अलग से लेवल के उभरते हैं। टोटल केसेस अगर मेरे पास, अगर सपोज एक महीने के अंदर 20 केस आए, 30 केस आए, तो उसमें एक तो केस मैंने वो कर दिए जो झूठे हैं, वो 50% है, 60% है। उसके बाद जो केसेस हैं वो कौन से नेक्स्ट आए, जो चीटिंग वाले हैं, एब्यूसिव लैंग्वेज वाले। अभी तक मुझे वो नहीं बताया। जीपीएस ट्रैकर तो एक चीज़ बताई, और कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे आप करते हो? बस कैमरेज होते हैं, सॉफ्ट सारी चीज़ें होती है रिकॉर्डिंग करने की। बताओ 4-5 टूल्स बताओ, कौन कौन से टूल्स होते हैं? एक्चुअली क्या होता है, ये जो आप ऐनक देख रहे हो, इसमें भी कैमरा हो सकता है। लगा रखा है क्या अभी? अभी नहीं लगा रखा। इधर आने से पहले हमारे ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन करके आया कि इसका पता करता हूँ मैं क्या क्या, एक जनरल बात करूंगा। नहीं, एक जनरल चेक नहीं, ऐसे नहीं होता। अब जैसे पता है कि आपका 29 को है, ऐसे तो नहीं इस रूम में लगा दिए 4 बार। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। एक्चुअली हम जो हैं बेसिकली किसी की कॉल्स भी रिकॉर्ड नहीं करते। किस लिए करनी? जो हमें रोजी रोटी दे रहा है उसकी हम कॉल रिकॉर्ड करें, ये तो सिस्टम नहीं है, राइट। अगर कोई आदमी, कैमरास कौन से होते हैं? कैमरास बड़े होते हैं, ऐनक पे कैमरा होता है, आपके जो कवर होता है उसके अंदर कैमराज हैं, आपके मोबाइल्स के अंदर कैमराज हैं, राइट। एक स्पॉट्स हैं जिसके अंदर आप कैमरा फिक्स कर देते हो। आपके कितने गैजेट्स हैं जिसपे आप कैमरा लेके चल सकते हो अपने साथ। ये घड़ी, ये पेन, ये तो सब पुरानी चीज़ें होगी। सबसे एडवांस कौन सी चीज़ देखी है आपने इन टर्म्स ऑफ डिबगिंग? सबसे एडवांस्ड देखो, हम यूज़ करते थे कि अपने कोट के अंदर भी, जो पता नहीं चलता था, राइट। कैमरास बड़े, हाँ बड़े पता नहीं चलते, राइट। लेकिन सबसे एडवांस जो चीज़ थी, जो लेटेस्ट थी, वो थी वो ऐनक के अंदर। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको क्या पता मैंने कैमरे में लगाया, मैंने बटन दबाना है यहाँ से, मैंने यूं बटन दबा दिया तो आपकी मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो मेटा ग्लासेस आ गए, अब तो ओपन हो गया सबके लिए। नहीं, एक्चुअली क्या चीज़ है कि बड़ी सिंपल सी बात है, जो मार्केट में है वो कुछ नहीं है। मार्केट में ऐसी चीज नहीं है। जो चीज एक्चुअल में जाती है वो चीज मिलती कहां पर है? कहाँ से लाते हो आप? बाहर से ही आती है। तो बट बाहर से कोई भी बुला सकता होगा, समझ होनी चाहिए ना कहाँ से खरीदनी है। चीज नहीं कहाँ से, खरीदनी कहाँ से है, कहाँ से वो चीज मिलेगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको मार्केट का सर्वे करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि मैं आज इस कंट्री में जा रहा हूँ, इस कंट्री में मैंने क्या क्या चीज़ें ढूंढनी है। मैंने सिर्फ सड़कें नहीं नापनी है, मैंने सिर्फ मॉल नहीं देखना है। कौन सी कंट्री सबसे एडवांस्ड है इन सब चीज़ों में? काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो अच्छी हैं, जो निकलती हैं, जिनके डिवाइसेस अच्छे होते हैं। पर जैसे यूरोप अगर आप जाओ ना, तो बड़ी बड़ी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स की तो ऐड लगी रहती है, लाइक रोड पे। जैसे अपने इधर बिल्डिंग्स लोग होते हैं, वैसे लोग जो हायर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। स्पेन में तो बहुत बड़ा ही है। स्पेन में बड़ा, आपकी बात सही है। मैं बताता हूँ, हमारा जो एसोसिएशन बना, एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेटर इन इंडिया, जिसका मैं नेशनल डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ, ऑल ओवर इंडिया काम करता हूँ। हमने बिल पास करने के लिए लगाया, प्रीवियसली बिल उसके बाद आया, वो पास हो गया, हमारा बिल पास नहीं हुआ अभी तक। हम कोई गलत नहीं है, जैसे आपसे हमारी पहले भी बात हुई, अब हमारे पास हमें कुछ सिस्टम तो दो ना। बट क्यों गलत? एक्चुअली प्रिवेसी तो इन्वेड कर रहे हो, नहीं डिबग कर रहे हो, लोग रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई सर्विलेंस नहीं, ये नहीं है। हम लेटर ऑफ अथॉरिटी ले रहे हैं ना, हम उसी का काम कर रहे हैं जिसके पास राइट है। तो एक अडल्ट दूसरे अडल्ट की कैसे लेटर ऑफ अथॉरिटी दे सकता है? कोई राइट जो हस्बैंड दे सकता है ना वाइफ की। हस्बैंड वाइफ की नहीं दे सकता, वाइफ दे सकती है। ओहो, ले तो सकते हो ना आप, मेरे कहने का मतलब है आप ले तो सकते हो ना उससे। जैसे आपने बोला कि एक फादर ने बच्चे पे लगा दिया, फादर कैसे लगा सकता है बच्चे पे? 18 बच्चे नहीं, 18 ईयर्स से ऊपर बच्चे के ऊपर फादर जो है मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन तो कर सकता है।
वो क्या करेगा, कहाँ जाता है, मेरा बच्चा किससे मिलता है, मेरा बच्चा किससे नहीं करता, उसका कंसर्न ही नहीं है। नहीं, कंसर्न है बट टेक्निकली लीगल तो नहीं है ना स्टॉक करना। आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है डीबगिंग सर्विसेज। यस। तो क्या आप होटल रूम्स ऑफिसेज डीबग कर लेते हो, वहाँ कैमरास लगा देते हो? देखो मिस्टर राज, डीबगिंग और बगिंग में फ़र्क होता है। बग होता है लगाना, डीबगिंग होता है उतारना। तो किसी ने अगर लगा रखा है तो हटा देते हो? हाँ जी, उसे डीबगिंग कहते हैं। हम वो काम करते हैं, हम बग नहीं करते, रिकॉर्डिंग नहीं करते, हम बग नहीं लगाते। बग के लिए तो हम कहते हैं भाई तुम्हारा प्रोटोकॉल, तुम्हारी सिस्टम तुम लगा लो। अगर तुम्हें जगह नहीं मिल रही तो हम जगह बता देते हैं, यहाँ से खरीद लो और ये अपने आप लगा दो, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हम तो डीबग कर सकते हैं। तो बताओ 5 स्टेप्स या 5 ऐसी जगह जो एक होटल रूम में एंटर करने से पहले इंसान को देखनी चाहिए जहाँ पर पॉसिबली कैमरा हो सकते हैं। बेड के पीछे, ठीक है कि नहीं, टीवी एकदम सामने होता है, टीवी के पास भी होता है, राइट। फिर एक साइड पे अगर आपने बड़ा रूम ले रखा है, एक स्वीट ले रखा है, तो आपके सोफे लगे हुए हैं, वहां पर भी आपका कैमरा है। बाथरूम में अंदर कैमरा नहीं लगाते वो लोग, बाथरूम में अंदर कैमरा नहीं लगाते। बाथरूम में कैमरे कहाँ लगेंगे, जहां पर बंदा हाथ धो रहा है, वॉश बेसन है, वो पूरी रिकॉर्डिंग्स आती हैं। अब ये क्या करते हैं, जैसे एक बंदे को डाउट है कि मेरी वाइफ जाती है, एक वाइफ को डाउट है मेरा हस्बैंड जाता है, तो एक सेटिंग बिठाती है होटल स्टाफ से। होटल में तो अलाउड ही नहीं है, लेकिन वो अपने आप सेटिंग करती है, अपने आप करती है। अब उसने डीबग कर लगा दिया वहां पर, राइट। अब हस्बैंड को पता चला कि बॉस यहाँ प्रॉब्लम आ गई, डीबगिंग कर दी। वो होटल इंडस्ट्री के लिए गलत हो जाता है। होटल में कोई भी आदमी बग लगा ही नहीं सकता है। ऑफिस में लगा दे, घर में लगा दे, होटल तो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, तुम तो वहां रहने जा रहे हो। होटल वाला खुद भी नहीं लगा सकता, खुद भी नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकते। अगर होटल वाला कोई बग लगाता है, कोई आपका शॉप पर कोई जो शोरूम्स है वो लगाते हैं, तो दिस इज ऑल दिस थिंग। जो लेडीज होती हैं, जैसे चेंज करने जाती हैं, ठीक है, कि ये शॉपिंग करती हैं, वहां पर ट्रायल रूम में भी कैमरास को चेक करना चाहिए। ये पेन होता है, उसके साथ उसकी निप को लगा के देखना चाहिए कि कितनी डिस्टेंस में वो चीज़ नज़र आ रही है, तुम्हें उल्टी नज़र आ रही है, क्या चीज़ नज़र आ रही है, कोई स्पॉट तो नहीं है, कोई छोटा सा स्पॉट। क्योंकि कैमरा क्या होता है, ये आप ये होल्स देख रहे हो छोटे छोटे, अगर मैं ऐसे कर देता हूँ और आपके साथ बैठ जाता हूँ तो आपको लगता है कि ये फोन पड़ा हुआ है, सिर्फ रिकॉर्डिंग स्टार्ट। और रिकॉर्डिंग क्या, ऑडियो नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो जब भी कोई बंदा आए, भैया तो अपना कैमरा तो साइड पे रख। और कहाँ देखना चाहिए आपने वाला ट्रायल रूम? होटल में हो गया, ट्रायल रूम हो गया, बेड हो गया, ठीक है कि नहीं। मैंने 4-5 जगह बताई। ड्राइंग रूम जहाँ पर बैठते हैं वहां पर देखना चाहिए, टीवी के पास देखना चाहिए, सारी जगह मैंने बताई कहाँ देखना चाहिए होटल के अंदर। वैसे चांसेस बड़े कम होते हैं, ये सिर्फ जो है ये गवर्नमेंट जो एजेंसीज होती हैं वो कर सकती है।